आज हमारे सामने हिंदी की 10वीं कक्षा की किताब से एक कविता है, कृषक गान। अब हो सकता है कई लोग सोचें कि भाई स्कूल की कविता में ऐसा क्या खास है। खास ये है कि ये कविता भारतीय समाज के उस सबसे बड़े विरोधाभास को उजागर करती है जिसे हम आज भी हल नहीं कर पाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे समाज का एक एक्सरे है। एक्सरे, हाँ। ये उस अन्नदाता की कहानी है जो पूरी दुनिया को जिंदा रखता है, लेकिन खुद जिंदगी के लिए संघर्ष करता है। कवि दिनेश भारद्वाज ने कलम से किसान के उस मौन को आवाज दी है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस कविता की पंक्तियों को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये पंक्तियां दशकों बाद भी इतनी सच क्यों लगती हैं। और हाँ, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये भी देखेंगे कि इस कविता की आत्मा को पकड़कर परीक्षा में बेहतरीन अंक कैसे लाए जा सकते हैं। चलिए इस कविता की तह तक चलते हैं। सबसे पहले कवि को समझना जरूरी है, दिनेश भारद्वाज जी को। हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ कवि नहीं थे, उनकी जड़ें देश की मिट्टी में बहुत गहरी थीं। 1948 में मध्य प्रदेश में जन्मे भारद्वाज जी की हर रचना में आपको वो जमीन से जुड़ाव महसूस होगा। वो उस प्रगतिवादी साहित्यिक परंपरा का हिस्सा थे जो समाज के शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बनती थी। मतलब उनकी कविताएं सिर्फ कला के लिए नहीं थीं, उनका एक सामाजिक मकसद था। एकदम सही। चाहे उनकी गजलें हों, कहानियां हों या गीत, उनमें हमेशा एक सामाजिक चेतना दिखती है, और कृषक गान इसी चेतना का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। यह कविता किसान के महत्व को स्थापित करने और उसकी दयनीय दशा पर समाज का ध्यान खींचने का एक बहुत ही ईमानदार प्रयास है। ठीक है, तो इस पृष्ठभूमि के साथ अब कविता में उतरते हैं। पहली पंक्तियां ही बहुत दमदार हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहां संतोष की तलवार, ये कोई आम मुहावरा तो नहीं लगता। तलवार तो हिंसा का प्रतीक है और संतोष शांति का। ये क्या विरोधाभास है? ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, ये किसान के चरित्र का सार है। अब सोचिए, उसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी ताकत क्या है? उसका संतोष। यही वो तलवार है जिससे वो हर मुश्किल को काटता है। ये उस दौर की गांधीवादी विचारधारा का भी प्रतिबिंब हो सकता है, जहां संतोष और आत्मनिर्भरता को शोषण के खिलाफ एक नैतिक हथियार माना जाता था। कवि किसान को सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि एक दार्शनिक की तरह देख रहे हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ एक रूपक नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है। और अगली ही लाइन में कवि इस फिलॉसफी की कीमत भी बताते हैं। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। और यही इस कविता का केंद्रीय दर्द है। मधुमास यानी वसंत, खुशहाली। हाँ। दुनिया की खुशहाली किसान की मेहनत पर टिकी है, लेकिन उसके अपने जीवन में हमेशा पतझड़ यानी अभाव और मुश्किलें हैं। और परीक्षा में जब इन पंक्तियों का भावार्थ लिखने को आए तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ मत लिखिए। अच्छा। इस विषमता को, इस कंट्रास्ट को उजागर करना बहुत जरूरी है। यही वो बिंदु है जो परीक्षक देखना चाहता है। लेकिन मुझे अगली पंक्ति थोड़ी उलझाती है। दीनता अभिमान जिसका, कोई अपनी गरीबी पर गर्व कैसे कर सकता है? क्या कवि यहाँ गरीबी का महिमा मंडन, उसे ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब अभिमान शब्द की गहराई में है। यहाँ अभिमान का मतलब घमंड नहीं है। तो फिर क्या है? स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। किसान गरीब है पर भिखारी नहीं। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी मेहनत से, अपने स्वाभिमान से जीता है। उसकी दीनता में भी एक शान है। कवि इसी स्वाभिमान पर गर्व करने को कह रहे हैं, गरीबी पर नहीं। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। समझ गया। तो पहले छंद में कवि ने किसान के आंतरिक चरित्र, उसकी फिलॉसफी की बात की। अब दूसरे छंद में वो दिखाते हैं कि ये दुनिया उस चरित्र का कैसे फायदा उठाती है। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत ने मधुमास बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मानवता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। श्रम रक्त, ये शब्द बहुत बहुत हिंसक लगता है। क्योंकि सच्चाई हिंसक है। हाँ। कवि यहाँ खून पसीने जैसे घिसे पिटे मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करते। वो श्रम रक्त कहते हैं। यानी ये सिर्फ पसीना नहीं, ये किसान के जीवन की ऊर्जा है, उसका जीवन तत्व है जिसे दुनिया की समृद्धि चूस रही है। ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है।
उस दौर की अगर आप आर्थिक रिपोर्टें देखें तो साफ पता चलता है कि देश की औद्योगिक तरक्की की नींव कृषि के शोषण पर ही रखी गई थी। भारद्वाज जी असल में एक आर्थिक सच्चाई को काव्यात्मक भाषा दे रहे हैं। और फिर वो ईश्वर को भी बीच में लाते हैं। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। तो क्या कवि यहाँ भगवान को दोषमुक्त कर सारा दोष समाज पर डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये व्यवस्था पर एक तीखा कटाक्ष है। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति या ईश्वर ने किसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा। उसने तो सुख यानी धूप और दुख यानी छाया सबको बराबर दिए, लेकिन इंसानों ने जो समाज बनाया, जो व्यवस्था बनाई, उसने किसान के हिस्से में सिर्फ दुख ही डाले। इसीलिए कवि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मानवता के झंडे तले हम उसे बुलाएं, उसका आह्वान करें, उसे उसका सही स्थान दें। ये तो समाज के दोहरे चरित्र पर एक जोरदार प्रहार है, और इसी विचार को तीसरा छंद और भी मार्मिक बना देता है। विश्व का पालक बन जो अमरस को कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। यहां पालक और पद दलित का एक साथ आना दिल दहला देता है। यही इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना है। जो दुनिया का पालनहार है, जो सबको अन्न देकर अमर कर रहा है, जीवन दे रहा है, हाँ, उसी को वो लोग अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, जिनका वो पेट भरता है। ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये कृतघ्नता की पराकाष्ठा है। तो कवि इसका समाधान क्या देते हैं? वो कोई भाषण या नारा नहीं देते, वो एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। वो कहते हैं कि मैं उस किसान से हाथ मिलाना चाहता हूं, उसके साथ मिलकर एक नया समाज, एक नव सृष्टि बनाना चाहता हूं। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये सहभागिता का आह्वान है। कवि कह रहे हैं कि समाधान किसान के साथ खड़े होने में है, उस पर दया करने में नहीं। और विद्यार्थियों के लिए एक टिप, जब स्वमत यानी पर्सनल ओपिनियन का प्रश्न आए, जैसे किसानों की समस्याएं और समाधान, तो इस पंक्ति का जिक्र जरूर करें। अच्छा, ये जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ समस्या नहीं, एक सकारात्मक समाधान भी सुझाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अब चौथे छंद में कवि किसान के निजी जीवन के संघर्ष को और करीब से दिखाते हैं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खेत से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। क्या ये पत्तियों से पालता एक मतलब अतिशयोक्ति? मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन जब मैंने ग्रामीण भारत पर रिपोर्टें पढ़ी तब समझ आया कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि कई जगहों की कड़वी हकीकत रही है। ये पंक्ति किसान की सहनशीलता की चरम सीमा को दिखाती है कि जिसके उगाए अन्न से दुनिया खाती है, उसके पास खुद खाने को दाना नहीं होता। और कमाल ये है, हाँ, कमाल देखिए, उसी भूखे और कमजोर शरीर से वो बंजर यानी ऊसर जमीन को उपजाऊ बना देता है, उर्वरा कर देता है। वो विनाश में से सृजन करता है। और इसी सृजन शक्ति के कारण कवि उसे देवताओं से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। हाँ, ये कविता का शिखर है। हमारी संस्कृति में हम देवताओं यानी सुर या कभी कभी राक्षसों असुर का ध्यान या पूजा करते हैं। सही है। लेकिन कवि कहते हैं कि मेरे लिए आज इन सबसे बढ़कर वो किसान है, वही मेरा देवता है, वही पूजनीय है। ये किसान को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। ये कहना कि जो निर्माण करता है, जो सृजन करता है, वही असली ईश्वर है। ये तो अद्भुत है। और यहाँ से परीक्षा के लिए एक संजाल पूर्ण कीजिए वाला प्रश्न बन सकता है। कृषक की विशेषताएं, तो 4 बिंदु क्या होंगे? संतोषी, विश्व का पालक, स्वाभिमानी और सृजनशील। बिल्कुल सही। आपने विश्लेषण को परीक्षा के प्रारूप में एकदम सटीक ढाल दिया। चलिए अब कविता के अंतिम और सबसे विस्फोटक छंद पर आते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। यंत्रवत जीवित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसान एक मशीन बन गया है, एक जिंदा मशीन। एक मशीन? हाँ, समाज उससे बस काम की उम्मीद करता है, बदले में कुछ देने की नहीं। जैसे मशीन बिना शिकायत किए काम करती है, वैसे ही किसान को मान लिया गया है, जबकि बाकी पूरी दुनिया, हर वर्ग, हर समूह अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है। किसान इस पूरी लड़ाई में चुप है, या शायद उसकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही। और ये अगली पंक्ति तो बहुत गहरी है। रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे।
मानवता अपनी ही जीत पर क्यों रो रही है? क्योंकि ये जीत खोखली है, अधूरी है। सोचिए, हमने विज्ञान में तरक्की कर ली, लोकतंत्र बना लिया, मानवाधिकारों की बातें करने लगे। ये सब मानवता की जीत है। हाँ। लेकिन अगर इस जीत में हम उस इंसान को पीछे छोड़ आए जो इस पूरी सभ्यता की नींव है, तो क्या ये सच्ची जीत है? नहीं। मानवता को एहसास हो रहा है कि किसान को न्याय दिए बिना उसकी हर जीत असल में एक हार है। और फिर अंत में कवि एक बार फिर समाधान की बात करते हैं, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। हाँ, और यहाँ नीड़ यानी घोंसला एक बहुत सुंदर प्रतीक है। नीड़ सुरक्षा, सम्मान और अपनेपन का प्रतीक होता है। कवि कहते हैं कि मैं किसान के इसी त्याग, परिश्रम और बलिदान के एक एक कण को तिनके की तरह जोड़कर एक नया समाज, एक नया घर बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा घर जिसकी नींव किसान के सम्मान पर रखी हो। ये कविता एक निराशाजनक टिप्पणी पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक आशा भरे संकल्प के साथ खत्म होती है। बेहतरीन। हमने कविता की हर परत को खोलकर देख लिया है। अब उन विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं जो परीक्षा हॉल में बैठेंगे। इस कविता से और किस तरह के सवाल बन सकते हैं? शब्द संपदा के बारे में कुछ बताइए। जरूर। शब्द संपदा में अक्सर समानार्थी, विरुद्धार्थी और तुकांत शब्द पूछे जाते हैं। जैसे समानार्थी, जगत का विश्व, तन का शरीर, ऊसर का बंजर और कर का हाथ। ठीक है। विरुद्धार्थी में मधुमास का पतझड़, दीनता का संपन्नता, मान का अपमान और सुर का असुर। और तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स, जैसे रहा है, बनाया, या हर छंद के अंत में आने वाला कर लूं भी एक तरह की तुकबंदी है जो कविता को एक लय देती है। इन शब्दों को मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कविता को ठीक से समझा है तो ये अपने आप याद रहेंगे। और सबसे जरूरी, भावार्थ और स्वमत वाले प्रश्नों के लिए आपका आखिरी सुझाव क्या होगा? भावार्थ के लिए हमेशा पंक्तियों के पीछे छिपे कवि के दर्द, गुस्से या आशा को पकड़ने की कोशिश करें। सिर्फ अनुवाद न लिखें। अच्छा, मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है? नहीं। जैसे पद दलित हो मर रहा है का अर्थ सिर्फ पैरों से कुचला जा रहा है नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण और अपमान को दर्शाता है। और स्वमत के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा, कविता के बिंदुओं को आज के हालात से जोड़े। आप आज के किसानों की समस्याओं, सरकारी योजनाओं या मीडिया में उनकी छवि की बात कर सकते हैं, लेकिन आधार कविता की पंक्तियों को ही बनाएं। इससे आपके उत्तर में गहराई आएगी। तो कुल मिलाकर ये कविता सिर्फ किसान का गीत नहीं है, ये हमारे समाज का आत्मविश्लेषण है। यह हमें याद दिलाती है कि विकास की ऊंची ऊंची इमारतों की नींव में अगर किसान की अनदेखी का सीमेंट लगा है तो वो इमारतें ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। एकदम सही कहा। दिनेश भारद्वाज जी ने जो सवाल दशकों पहले उठाए थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये कविता एक पाठ से ज्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कवि ने किसान से कर मिलाकर यानी हाथ मिलाकर नव सृष्टि के निर्माण की बात की थी। आज के डिजिटल युग में जहां हम फार्मर टेक और ऑनलाइन मंडियों की बात करते हैं, किसान से हाथ मिलाने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तकनीक देना है या कुछ और भी?